नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, एनडीए में झगड़ा छिड़ ही गया। देखिए, उम्मीद तो इस बात की थी कि पहले जीतन राम मांझी बोले। इमामगंज में जीत तो जरूर मिली दीपा मांझी को, लेकिन कितने मतों से मिली, क्या क्या परेशानियां आई और चिराग पासवान क्यों नहीं गए। लेकिन जीतन राम मांझी बोलते इसके पहले आनंद मोहन ने धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। फायरब्रांड नेता हैं ही, और चिराग पासवान से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देना चिराग पासवान और उनकी पार्टी को मुश्किल हो सकता है। मुश्किल दिख भी रहा है। देखिए, आनंद मोहन कह रहे हैं, आनंद मोहन खुद सांसद रहे हैं, अभी कुछ नहीं है, यह सच है। लवली आनंद के पति हैं, चेतन आनंद के पिता हैं। और बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार खतरे में थी, तो अपने विधायक बेटे के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की हिफाजत कैसे की, यह भी हम और आप जानते हैं। तो देखिए, आनंद मोहन ने पूछा है चिराग पासवान से, आप एनडीए में हैं ना, और एनडीए में है तो किस बात के लिए एनडीए में है? आप क्यों नहीं गए इमामगंज चुनाव प्रचार करने? यह बड़ा सवाल है और तीखा सवाल है। जब बिहार में उपचुनाव का प्रचार हो रहा था, तब भी इस सवाल से हम और आप अपने दर्शकों को वाकिफ करा रहे थे। और देखिए, आनंद मोहन का दूसरा तीखा सवाल है, जो प्रशांत किशोर के उठे तूफान की ओर इंगित करता है। कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि आप पासवान के नेता हैं ना, चिराग पासवान जी, और यदि आप पासवान के नेता हैं तो फिर इमामगंज में एक नए लड़के जितेंद्र पासवान जनसुराज के प्रत्याशी को 37,000 वोट कैसे मिल गया? आप वैशाली में हमारा वोट ले लेते हैं, मतलब कहने का आशय राजपूत का वोट। और आनंद मोहन को इस बात की टीस भी दर्द भी कि आप शिवहर की लड़ाई में कैसे और आपकी भूमिका क्या रही थी। अब देखिए, जब इस बवंडर पर, इस तूफान पर चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से पूछा गया, अरुण भारती, चिराग पासवान के बहनोई जमुई के सांसद, राजेश वर्मा बिहार के सह प्रभारी और खगड़िया के सांसद, तो वे कहते हैं आनंद मोहन है कौन? अब सोचिए, ये अरुण भारती, ये राजेश वर्मा जो पहली बार सांसद बने हैं, वे कह रहे हैं आनंद मोहन है कौन? आनंद मोहन किसी पद पर नहीं है, कोई राजनीतिक पद उनके पास नहीं है। हम ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते। मतलब यह भी कह दिया गया कि वे सांसद पति हैं। तो सांसद पति को कौन पूछता है? जेडीयू वाले कोई पूछे, कोई दूसरा बड़ा नेता पूछे तो हम उन्हें जवाब देंगे। आनंद मोहन को जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी। तो आनंद मोहन क्या है, आनंद मोहन की शक्ति क्या है, आनंद मोहन की पहचान क्या है, यह बताने की कोशिश की है चिराग पासवान की पार्टी के दो सांसदों ने। हमें और आपको वह भी स्मरण है, जब मनोज झा ने ठाकुर का कुआं पढ़ा था, तो आनंद मोहन किस तरीके से तिलमिलाए थे और लालू यादव से दूरियां कितनी बढ़ गई थी। आनंद मोहन कैसे बाहर आए, यह कहानी भी, और आनंद मोहन की नजदीकी नीतीश कुमार के साथ। तो यह तूफान, हमें तो उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी की ओर से प्रारंभ होगा, लेकिन प्रारंभ हो गया आनंद मोहन की ओर से, और जवाब आ रहा है चिराग की पार्टी की ओर से। संजय जी, क्या हो रहा है ये? देखिए, आनंद मोहन ने अपनी पीड़ा जाहिर की, चूंकि जी। वो शिवहर के बारे में बताया कि 3-3 बार प्रोग्राम दे करके और चिराग पासवान नहीं गए। मतलब पासवानों को एक मैसेज नहीं किए थे अगर वो पासवान के नेता हैं। हम्म। और वही वैशाली में इनके समाज के लोग ठीक है,
जाति हम्म, उनकी वही रही हो, लेकिन उम्मीदवार तो वो चिराग पासवान की पार्टी के थे। जी, तो बिल्कुल। हमने तो वोट ट्रांसफर किया, लेकिन हम्म, आपने वहां पर अपने को किनारे कर लिया। तो हम्म, अगर आप एनडीए में हैं, तो फिर एनडीए में रह करके इमामगंज नहीं जाना आपका क्या बतलाता है? और बिल्कुल। पासवान समाज के नेता के तौर पर अगर आप बताते हैं कि जी। हम पासवान समाज के नेता हैं, तो आखिर हम्म, पासवान समाज का वोट जीतनराम मांझी को क्यों नहीं मिला? वो तो यहां तक कह देते हैं कि मैं क्या मानूं कि जितेंद्र पासवान पासवान समाज के नेता हैं या हम्म, आप पासवान समाज के नेता हैं। पासवान समाज के नेता अगर आप हैं और आप वहां जाते, तो शायद वो वोट जीतनराम मांझी के हिस्से में आती। तो बिल्कुल। लड़ाई तो शुरू हो गई, आनंद मोहन ने हम्म, छेड़ दिया। हम्म, रह गई बात की जो अरुण भारती कह रहे हैं, राजेश वर्मा कह रहे हैं, ठीक है, नेता होना एक अलग पार्ट है, एमपी हम्म, एमएलए रहना या किसी पद धारक होना अलग पार्ट जी। है। एक बार नहीं, 4 बार भी अगर अरुण भारती एमपी हो जाएंगे, 4 बार भी राजेश वर्मा एमपी हो जाएंगे, तो अभी नेता वो नहीं बने। नेता जी। का एक जो होता है एक्सेप्टेंस, वो नहीं हुआ है उनका। हम्म, लेकिन आनंद मोहन स्थापित हैं, वो कोई हम्म, संसदीय जीवन में लंबे दिनों तक रहे हैं। हम्म, बिहार में वो संघर्ष के एक वाहक हैं और राजनीतिक लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। उसको जी। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, लेकिन आनंद मोहन एक स्थापित नेता के तौर पर तो है। तो हम्म, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, ये चलेगी बिल्कुल। लड़ाई। इसलिए जी। चलेगी कि हम्म, आनंद मोहन ने एक तरह से सवाल उठा दिया है चिराग पासवान हम्म, की निष्ठा पर, जी। चिराग पासवान के उस राजनीतिक व्यवहार पर कि आप चूजी क्यों हो जा रहे हैं, हम्म, आप कहीं जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो ये चीजों को लेकर के अब जीतनराम मांझी ने पशुपति कुमार पारस को लेकर के क्या कहा था, पब्लिक डोमेन में है। उधर से फिर बिल्कुल। जो अरुण भारती की उस समय भी प्रतिक्रिया जो आई थी जीतनराम हम्म, मांझी जी को लेकर हम्म, कि ये हमारे परिवार का मामला है और इसमें जीतनराम मांझी दखल न दे। जी। तो तो पशुपति कुमार पारस को लेकर के जीतनराम मांझी का बयान और हम्म, इधर चिराग पासवान का वहां नहीं जाना, बिल्कुल आपने सही कहा कि लग तो रहा था कि प्रतिक्रिया जीतनराम मांझी के तरफ से आई, जी। लेकिन इस प्रतिक्रिया के पीछे आनंद मोहन भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे। हम्म, शिवहर की पीड़ा को वो भूल नहीं पाए थे कि हम्म, चिराग पासवान ने कैसे हमें साथ नहीं दिया। तो अब एक वो सवाल उठा रहे हैं, और सवाल बिल्कुल। जिस तरह से उठा रहे हैं, उस हम्म, सवाल में लगता नहीं है कि चिराग पासवान को इस तरह की राजनीति अब करने से, माने आनंद मोहन जो हैं वो बहुत दिन तक किनारे किए हुए रहेंगे। चिराग हम्म, पासवान को तय करना होगा, हम इधर रहेंगे कि हम उधर रहेंगे। जी। अगर एनडीए के घटक हैं, जीतनराम मांझी से उनके मनमुटाव हो सकता है, हम्म, कैंडिडेट तो वो एनडीए का माने थी, दीपा बिल्कुल, मांझी, बिल्कुल। हम्म, कैंडिडेट तो वो एनडीए की थी। दूसरी चीज, हम्म, आनंद मोहन ने कहा कि अगर एक ही कैंडिडेट एनडीए का था, उस कैंडिडेट के पक्ष में तो आप नहीं गए। बाई इलेक्शन में ठीक है हम 3 जीत गए, वो अलग बात है, वो सीटें जी। आरजेडी की थी, लेकिन हमारी हम्म, सीटें तो एक ही थी। और जी। वो सीट अगर आपने छोड़ दिया, हम्म, और उस लड़के को जो जितेंद्र पासवान के बारे में इशारा कर रहे हैं कि अगर उनको 37,500 37,000 कुछ मत आ गए, तो हम्म, क्या इन मतों के लिए आप जिम्मेवार नहीं है? एक इशारा हम्म, आपका समझा। और तरारी में वही हुआ। हम लोग तरारी पर बात किए थे कि चिराग पासवान के जाने के बाद पासवान मतों में गोलबंदी हुई, बिल्कुल। मैसेजिंग हुआ। जो हम्म, लोग कट्टर माले के कैडर थे, उनके समाज के लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, मंच से चिराग पासवान ने एक मैसेज कर दिया है, अब हम लोगों हम्म, को एनडीए के साथ हो जाना चाहिए। अगर तरारी में आपका मैसेजिंग काम किया, अन्य सीटों पर आपका मैसेजिंग काम किया, फिर आप इमामगंज से दूरी क्यों बनाए रहे? आनंद मोहन हम्म, ने जो सवाल उठाया है, ठीक है, अरुण हम्म, भारती जवाब दे न दे, राजेश वर्मा उनका जवाब दे न दे, लेकिन सवाल जो उठाया है वो सवाल तो होता है ना कि कभी कभी अंदर से आप क्या हैं, लेकिन मंच तो जी। शेयर करते हैं। हम लोगों ने इस हम्म, कमजोरियों पर भी बात की थी कि जहां पर हम्म, एनडीए के नेता एकजुट दिखे इस बाई इलेक्शन में, वहीं जी। पर
जो इंडिया गठबंधन जो था उसके नेताओं में एकजुटता उस तरह से नहीं दिखी कि एक मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, वहां पर दीपंकर भट्टाचार्य भी हैं, वहां पर मुकेश सहनी भी हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी तो दिखे मंचों पर, हेलीकॉप्टर बिल्कुल। की यात्रा लोकसभा की तरह इस बाई इलेक्शन में भी दिखी। बाकी नेता एक मंच से नहीं दिखे। ये इंडिया गठबंधन की कमजोर कड़ी जिसकी हम लोग चर्चा किए थे। जी। शायद चिराग पासवान अगर चले जाते इमामगंज तो नहीं, ठीक एक है। बात और भी है, आनंद मोहन ने जो कहा है और जो जवाब आया है चिराग पासवान की पार्टी की ओर से, आप कल यह भी कह सकते हैं लालू यादव कौन है। लालू यादव अब तो चुनावी राजनीति में उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। वे बस आरजेडी के अध्यक्ष हैं। वे चुनाव नहीं लड़ सकते, सांसद नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते। क्या लालू यादव को आप बिहार की राजनीति से गौन कर देंगे? मुकेश सहनी भी न मंत्री हैं, न विधायक है, न सांसद है। क्या उन्हें गौन कर देंगे? और आनंद मोहन ने यह राग छेड़कर चिराग पासवान को वह भी स्मरण कराया है कि 2020 में कैसे आप नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे थे और इस बार आप जीतन राम मांझी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो देखिए, यह लड़ाई जो है, दलित बनाम महादलित, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात हुई, वर्गीकरण की बात हुई, यह लड़ाई तो अब और आगे जाएगी और इसके पीछे किसका किसका दिमाग है, किसका किसका माथा है, यह समझना होगा और आगे आने वाले दिनों में डिकोड भी करना होगा संजय जी। नहीं, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का सब कैटेगरी को लेकर के फैसला था उसमें जी। एक जज तो दलित भी थे, गवई साहब। और बिल्कुल। उन्होंने भी जो डिक्टेशन दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था, जीतन राम हम्म। मांझी ने उसी बात को तो स्वीकार किया। उन्होंने हम्म। कहा कि हाँ, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं बिहार में, दलित के अंदर में, जी। जहां पर अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। और हम और आप उस पर बात भी किए थे कि बिल्कुल। 22 दलित जातियां यहाँ हैं। हम्म। 22 दलित जातियों में हम लोग 4, 5, 6 दलित जाति का नाम जोड़ते जोड़ते रुक जाते हैं। जी। 7वां नाम, 8वां नाम, 9वां नाम हमसे भी कोई हम्म। पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। इसका हम्म। मतलब है कि उन दलित जातियों तक न राजनीतिक ताकत पहुंची है, न आर्थिक ताकत पहुंची है, न हम्म। सामाजिक रूप से वो एक शिखर पर पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी ने वही बात तो कही कि अगर बिल्कुल। ओबीसी में सब कैटेगरी लागू हो सकता है, हम्म। फिर दलित में सब कैटेगरी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, क्यों नहीं? यही बात तो हम्म। कहा उन्होंने। जी। अब चिराग पासवान को लगता है जो 4 मजबूत दलित जातियां हैं, चाहे वो जी। पासवान हो, चौधरी हम्म। हो, रजक हो, ठीक है ना, और हम्म। एक जाति और जो हम्म। रविदास, ये 4 हम्म। ही जाति में जो दबंग जाति के तौर पर माने जाते हैं। रविदास बिल्कुल। जाति जो बसपा के माने जाते हैं कि वो उनके कोर वोटर हैं। चौधरी और रजक जाति, और एक पासवान जाति जिसके एक छत्र नेता के तौर पर कभी रामविलास पासवान जी हुआ करते थे और अभी चिराग जी हैं। और 5वीं पासवान को जाति, आरक्षण बिहार में ही प्राप्त है। पासवान को आरक्षण बिहार में ही प्राप्त है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल रामविलास बिल्कुल। पासवान का ही भाषण पढ़ा है संसद में। इस बात के लिए वह लड़ते रहे हैं कि दिल्ली में यदि कोई पासवान का बच्चा जन्म लेगा तो उसे दिल्ली में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जो पासवान के बच्चे होते हैं, यदि वह दूसरे प्रदेश में चले गए, वहां पले बढ़े, वहां जन्म लिए, फिर भी वह अपना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र या वोटर बिहार के ही बनते हैं ताकि उन्हें दलित का आरक्षण मिलते रहे। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको इस आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक जी। आधार पर, शैक्षणिक आधार पर अगर कोई राज्य ने आपको नोटिफाई किया, अगर क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, राज्यों को हम्म। तो ही ये अधिकार दे दिया है कि आप चिन्हित कर लीजिए। और जो जातियां छूट गई हैं, हम्म। अब ठीक है, जीतन मांझी के परिवार राजनीतिक रूप से जितने सशक्त हो जाए, लेकिन जरा जी। मगध के इलाके में मुसहरों की स्थिति देख लीजिए, जिस जाति से हम्म। जीतन राम मांझी आते हैं। आज भी वो समाज हाशिए पर खड़ा है। आज हम्म। भी आपको उनके घरों में पीने का स्वच्छ पेयजल आपको नहीं मिलेगा। आज भी और उनके जीतन बच्चे राम स्कूल नहीं मांझी भी जाते देखिए, हैं। जीतन राम मांझी की आपने चर्चा कर दी, जीतन राम मांझी भी यहाँ कंट्राडिक्टी दिखे।
देखिए, जब वो अब बात करते हैं कि जो वंचित लोग हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब इमामगंज में उपचुनाव हो रहा था तो उन्हें कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा, उन्हें अपने समाज का कोई दूसरा नहीं दिखा, घर की बहू ही दिखी, दीपा मांझी, उन्हें चुनाव लड़ाया और चिराग पासवान ने मदद नहीं की, इसके बाद भी चुनाव जिताया। तो देखिए, उन्हें भी कोई दूसरा नहीं दिखा, ये सच को भी स्वीकार करना होगा। ये तो कटु सत्य है कि जीतन ये- राम मांझी जितना सब कैटेगरी की बात कर लें, हम्म, एक भी मुसहर समाज का कार्यकर्ता जो हम पार्टी से जुड़ करके इनके लिए, इनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन के लिए संघर्ष कर रहा हो, अब समधिन इनकी, बहू इनकी, बेटा इनका, खुद अपने मुसहर समाज में तो, अपने परिवार में तो जरा सब कैटेगरी कर दें कि हम जिस बिल्कुल। समाज से आते हैं, हम जिस मुसहर जाति से आते हैं, जरा उसमें हम्म, भी कोई व्यक्ति को आगे बढ़ने का हम मौका देते हैं। इमामगंज कितने दिन के लिए ये चुनाव था? अगर जी। अगले साल नवंबर में फिर चुनाव में जानी है तो एक साल के लिए अपने समाज के किसी और व्यक्ति को मौका दे देते हैं, वहां तो मौका मिलनी नहीं है। और यहां हम्म, चिराग पासवान भी अपने बहनोई, ये दो जी। सीट को तो इन्होंने तय ही कर लिया ना कि अगर ये बिल्कुल। जमुई की सुरक्षित सीट और हम्म, हाजीपुर की सुरक्षित सीट, अगर इन दो सीटों पर, एक समस्तीपुर में उन्होंने सांभवी चौधरी को दिया, लेकिन दो जी। सीट तो अपने परिवार के लिए ही रखा। चिराग हम्म, पासवान किसी पासवान को लड़ा देते सुरक्षित से, अरुण हम्म, भारती को कहीं और से लड़ा देते, अपने कहीं और से लड़ लेते, तो लगता हम्म, कि हाँ, इस समाज के तो बहुत बड़े। देखिए, एक बात जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, हम्म, परिवारवाद और वंशवाद, हम्म, परिवारवाद और वंशवाद के लेकर के आगे बढ़ने वाले राजनीतिक पार्टी के नेता जितनी जी। बात करते हैं, वो हम्म, एक चीज बड़ी क्लियरिटी में, जिसको कहते हैं कि लाउड एंड क्लियर मैसेज, कि भाई वो तो हम्म, अपनी जाति का भी भला नहीं करते हैं, ये भला केवल और केवल अपने परिवार का करते हैं। चाहे उनका जी, आक्रमण बिल्कुल। आरजेडी पर हो, चाहे उनका हम्म, आक्रमण चिराग पासवान पर हो, चाहे उनका आक्रमण जीतनराम मांझी पर हो, वो कहते हैं हम्म, कि ये तो केवल और केवल अपने परिवार का भला करते हैं, उसके अलावा तो नहीं करते हैं। अब जाति सेंटिमेंट में इनके साथ दौड़ते रहती है, खड़ी रहती है, लड़ने के लिए, पीटने के लिए तैयार रहती है, वो अलग बात है। तो हम्म, चिराग पासवान अगर इमामगंज नहीं गए तो एक मौका तो उन्होंने दे ही दिया आनंद मोहन जी को सवाल उठाने के लिए। और बिल्कुल। आनंद मोहन जी को फिर से ये कह के छेड़ देना, चूंकि आनंद हम्म, मोहन जी का जो स्वभाव है वो रुकने वाले या हम्म, ठहरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहाँ अरुण भारती और रुका? राजेश वर्मा, हाँ, अरुण भारती और राजेश वर्मा ये कह के अपने को किनारे कर लेंगे और आनंद मोहन जी चुप रह जाएंगे कि ये है जी। कौन। तो आनंद हम्म, मोहन तो पूरा बिहार में घूम घूम के बता देंगे कि मैं कौन हूं। जी। आनंद मोहन जी इसके लिए जाने जाते हैं। चुनाव हम्म, जीतना नहीं जीतना अलग बात है। आप देखे होंगे उनके बेटे आरजेडी में थे, और हम्म, वहां से वो निकाल करके बेटे को लाए थे, और तब किस सरकार तेवर में बची। उन्होंने, हाँ, और किस तेवर में जा करके निकाल के लाए थे, और खड़े हो करके विधानसभा में चेतन आनंद ने कैसे जेडीयू को सहयोग किया था सरकार बचाने में और बनाने में, ये इसका गवाह हम लोग रहे हैं, बिहार गवाह रहा। नहीं, नहीं, आप तो आनंद मोहन के तेवर का स्मरण करा रहे हैं। आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव, पटना जंक्शन की लड़ाई याद कीजिए, आनंद मोहन बनाम रामानंद यादव में छिड़ गया था। हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब तो देखिए दूसरा छिड़ गया, आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान। तो आनंद मोहन भी चुप नहीं रहेंगे और चिराग पासवान भी अपने जिद के लिए जाने जाते हैं। तो यह लड़ाई तो अभी और आगे जाएगी, और यह लड़ाई जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा आप जानते ही हैं, समझते ही हैं। ये और एनडीए में सीटों के बंटवारे में कितनी सीटें मिल सकती है चिराग पासवान को, यह भी हम और आप समझते हैं कि 100 सीटों से कम पर नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे। जब 100 सीटों पर नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे, 100 से कम पर, तो बीजेपी कहां तैयार होगी? फिर 43 सीटें ही बचेगी, उसमें ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और आखिरी कोशिश मुकेश सहनी को भी लाने की जाएगी। तो यह तो विवाद अभी शुरुआत है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि किस तरह से केंद्र के कई निर्णय को लेकर के हम्म, चिराग पासवान सवाल उठाए थे, और सब जी। कैटेगरी को लेकर के जो भारत बंद था उसके हम्म, समर्थन में भी आए थे कि कैसे जी। अ, हम और बाद में अमित शाह जी से मिलकर के इनको बताना पड़ा। हम्म, केसी त्यागी जी ही तो कहने वाले हैं ना, आनंद मोहन तो अभी बहुत बाद में आए हैं चिराग पासवान बिल्कुल। के बारे में।
कि भाई ये हम्म, ऐसे हनुमान हैं जो अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। और बिल्कुल। आपने कई बार कहा, बड़ा तरीके से कहा, कि हम्म, नीतीश कुमार कभी किसी को माफ नहीं करते हैं, वक्त का इंतजार सब लोग करते जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग हैं। जी जानते हैं 2020 का बदला भी नीतीश कुमार ने कैसे लिया था। इनकी पार्टी जी तोड़ ही दी थी, ठीक है। बाद में इन्होंने चाचा को निपटा दिया, पशुपति पारस को, लेकिन इनकी पार्टी में ये स्वयं अकेले बच गए थे। और पशुपति पारस, प्रिंस राज, बीना देवी, महबूब अली कैसर, चंदन सिंह, सभी के सभी इनको छोड़कर चले गए थे। लेकिन यह सही है कि पिता का वारिस पुत्र ही होता है। रामविलास पासवान का वारिस चिराग पासवान को ही होना था, तो मौका इन्हें मिला और इन्होंने फिर से 100% स्ट्राइक रेट दे दिया। लेकिन जी। नीतीश तो कुमार, यह बात तो सही है, किसी को माफ नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार जी, जो चूंकि इस पीड़ा को, इस दर्द को नीतीश कुमार भूले नहीं हैं कि हम्म, हम किसकी वजह से तीसरे नंबर की पार्टी बने। जी। और चिराग पासवान जी के भी जो तेवर है, जो बीच बीच में हम्म, आके बोल जाते हैं, मंत्री हम्म, पद मेरे लिए कुछ नहीं है, कभी भी मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा, हम्म, ये किसको मैसेज आप कर रहे हैं? अगर बिल्कुल। एनडीए को मैसेज कर रहे हैं, तो एनडीए तो, आप देखे होंगे कि चिराग पासवान के बोल बदले थे, बयान बदले थे, और पारस जी को बुला करके अमित शाह मिल लिए थे कि आइए जी। आइए जरा सा मिल लीजिए, हमसे बात कर हम्म, लेते हैं आपसे। तो हम्म, एनडीए में लगता नहीं है कि सब कुछ सहज चलेगा। और जी। चिराग पासवान महत्वाकांक्षी नहीं, अति हम्म, महत्वाकांक्षी हो गए। बिल्कुल। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम्म, महत्वाकांक्षा अति हो जाती है, तो फिर चीजें वहां से ये होने लगती है। अगर हम्म, आनंद मोहन ने सवाल ही उठा दिया था, फिर ये इनके दो जो सांसद हैं, इनको ये कहने की जरूरत कौन थी कि ये कौन है भाई? जी। अब कौन है ये बता हम्म, करके आप क्या कहना चाहते हैं? आनंद मोहन जी के कद को आप क्या छोटा कर दीजिएगा ये बोल करके? जो व्यक्ति हम्म, स्थापित है राजनीति में, वो चुनाव हम्म, जीते न जीते, लड़े न लड़े, ठीक ही तो आपने एग्जाम्पल दिया लालू प्रसाद जी का, कि लालू जी। प्रसाद जी तो बहुत दिनों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई पद पर नहीं हम्म, है। तो क्या हम्म, कोई बोल देगा कि लालू प्रसाद कौन है, ये कौन होते हैं, इनका इनकी क्या वक़्त है राजनीति में? तो अपने आप में ये लगता है कि ये बयान जो है वो मैच्योरिटी से भरा हुआ नहीं है, परिपक्वता में ये बयान नहीं है। और हम्म, आपने जो एक कहा कि सीटों को लेकर के चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ी हुई, ठीक है, हम्म, स्ट्राइक रेट आपका अच्छा रहा, इस स्ट्राइक रेट को कौन नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार, जी। लेकिन उस हम्म, स्ट्राइक रेट का कारण कौन? हम्म, अगर आप एनडीए से गठबंधन के उम्मीदवार नहीं होते, तब भी क्या स्ट्राइक रेट आपका यही हो जाता क्या? इसके पहले बिल्कुल, बिल्कुल। रामविलास पासवान जी भी तो चुनाव लड़े थे, और कैसे कैसे ना, वो। आपने विधानसभा में देखा ही ना कि आपके इतने उम्मीदवार जीते एक ही, और मतिहानी से, वह भी चले गए नीतीश कुमार के साथ। आपने देखा ना, आपने नीतीश कुमार को हराया जरूर, 38 सीटों पर आपके कारण तेजस्वी यादव को जीत मिली, लेकिन आप कहां जीते? आप कहां जीते? बिल्कुल। तो आप तो कहीं नहीं जीते, ठीक है, जी। आप उन्हीं के पार्टी के बागी उम्मीदवारों को एक पार्टी का सिंबल दे दिया, जी। और वो बगावती तेवर में उनके अपने वोट भी थे, वो लड़े। और स्वाभाविक हम्म। है कि जो अपने पार्टी का बगावती उम्मीदवार होता है, वो अपनी पार्टी की कमजोरियों को जानता है, अपने और उम्मीदवार की कमजोरी। भाजपा के तमाम नेता ही, चाहे राजेंद्र सिंह की बात कर लें, चाहे चौरसिया की बात कर लें, उषा विद्यार्थी की बात कर लें, इंदु कश्यप की बात कर लें, ये सभी बीजेपी वाले ही तो आकर के आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। तो जो हाँ। बीजेपी वाले चुनाव लड़े, जिनको कि आप कह रहे हैं कि हमने इतना वोट काट के जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, आप तीसरे हम्म, नंबर की पार्टी बना दी, आप आपके एक विधायक राजकुमार सिंह को क्यों नहीं रख पाए पार्टी में? एक जी। विधायक जीते, तो जेडीयू ने तो तुरंत उसका हिसाब किताब चुकता कर दिया कि वो अपनी ही बिल्कुल। पार्टी में राजकुमार सिंह को शामिल करा दी, और राजकुमार सिंह हम्म, जेडीयू में है। ये जी। बीच में जो 5 आपके सांसद हैं, 3 हम्म। सांसदों की निष्ठा कब तक आपके साथ रहेगी, इस पर भी सवाल उठ रहा है। चाहे हाँ, वो चर्चा बीना तो होती देवी है। हो, चर्चा तो है, जी। राजेश वर्मा हो या सांभवी हम्म, हो, ये तीनों पर भी हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं कि बदलती हम्म, हुई परिस्थितियों में, जब आप गठबंधन से अलग होंगे, रिश्ते हम्म, तोड़ेंगे, या कोई और राह पकड़ेंगे कि नहीं हम तो कम से कम विधानसभा में इतनी सीटें मिलेगी तभी हम एनडीए के साथ होंगे,
तो आपके साथ क्या ये सारे सांसद खड़े रहेंगे, इसकी गारंटी है? इसकी भी गारंटी बिल्कुल, नहीं है। तो बिल्कुल। और तो देखिए सवाल जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे थे संजय जी, बिहार की जनता ने परिवारवाद को धक्का देना शुरू कर दिया है। जो प्रशांत किशोर खूब कह रहे हैं, देखिए इस उपचुनाव में क्या हुआ। आरजेडी का परिवारवाद तो खत्म हो गया, सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हार गए, जगदानंद का बेटा भी चुनाव हार गया। अब सवाल ये रहा कि बीजेपी वाले मतलब एनडीए वाले भी जीत गए हैं। सुनील पांडे का बेटा मतलब जीतन राम मांझी की बहू। लेकिन जब परिवारवाद के खिलाफ आग उठी है तो इसका परिणाम आगे इसे कौन कौन पार्टियों को झेलना होगा या कौन जानता है। झेलना ही होगा। ये गांव जी, गलियों में, खेत खलिहानों में अब परिवारवाद की चर्चा होने लगी जी। और एक आम कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस करता है। वो हम्म, मानता है कि हमारे हिस्से में कुर्सी लगानी, मंच सजाना, तालियां बजाना और नेताओं को माला पहनाना भर रह गया है। अब तो इनके बिल्कुल। बेटे बेटियां ही, बहू ही चुनाव लड़ेगी, इस तरह की चर्चा बिल्कुल। अब होने लगी और कार्यकर्ताओं की उदासीनता साफ दिखने लगी। तो अगर आप उसको लगता है कि एक जाति को लेकर के कोई आप बिहार में कोई क्रांति कर दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। जातीय सीमाएं तो टूटी, इमामगंज उसका बेस्ट बिल्कुल। उदाहरण है। जी। इमामगंज में मुझे नहीं पता है कि जो वोटिंग कैपेसिटी है पासवान समाज का वो 37,000 है। वो वोट जी नहीं जनसुराज है, का वोट, नहीं कोई मुमकिन नहीं है। जी। वो वोट जनसुराज का वोट है। और वो हम्म, जनसुराज को लोगों ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। जो पार्टी कुछ दिन जी। पहले बनी थी, चाहे वो हम्म, बेलागंज हो, चाहे वो इमामगंज हो, तरारी हो, अगर तीसरे नंबर की पार्टी वो बनी तो वो जनता ने बनाई। ऐसा नहीं हम्म, था कि जनसुराज ने। लेकिन हाँ, एक उन्होंने मिसाल तो कायम किया कि परिवारवाद का कोई उम्मीदवार उनके यहाँ तो नहीं था। यहाँ इंडिया जी। गठबंधन में भी था, एनडीए गठबंधन में था। एक की जीत होती है, एक की हार होती है, लेकिन हम्म, परिवारवाद दोनों जगह दिखा। एक नई बिल्कुल। पार्टी बनी जिसमें परिवारवाद तो नहीं है। अगर ये हम्म, मामला उठ गया विधानसभा के चुनाव में जी। कार्यकर्ताओं में कि हम लड़ेंगे, हम्म, क्यों कोई परिवार का ही व्यक्ति रहेगा? और हम्म, उस स्थिति में पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम परिवार बिल्कुल। पर दांव लगाएं या दांव नहीं लगाएं, कहीं दांव उल्टा हम्म, तो नहीं पड़ जाए। तो ये हम्म, एक सवाल तो अब उठने लगा है, वो दिख जी। जाता है ना। मैं तो कह रहा हम्म, हूं कि मांझी, मैं कल ही या परसों मैं देख रहा था किसी प्लेटफॉर्म पर कि अब एक हाउस में माँ और बेटी दोनों की आवाज गूंजेगी। तो मेरा ध्यान बिल्कुल। तुरंत गया कि भाई विधानसभा में माँ बेटी की आवाज साथ में कैसे गूंजेगी। तब फिर हमने हम्म, देखा कि अरे दीपा मांझी और दीपा मांझी की माँ दोनों उस हाउस हम्म, में है, उनके पति भी हैं। तो अब एक हम्म, जगह हो गए। क्या बिहार के लोग इसको नहीं देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन अगर अलग अलग से हो, फिर जी। कार्यकर्ताओं की बारी कब आएगी? हम्म, एक सवाल है ना कि कार्यकर्ता क्या होते थे। कार्यकर्ता को एक उम्मीद, अंतिम उम्मीद तो यही होती थी कि पार्टी हमें भी टिकट देगी, हम बिल्कुल। भी चुनाव जीतेंगे, जी हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप तो इस उम्मीद को ही जब खत्म कर दीजिएगा तो आने वाला 2025 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा कि और परिवार के रामगढ़ तो सारे इसका लोगों के उदाहरण बीच है में संजय जी, बांट। रामगढ़ तो इसका उदाहरण है ना कि आपने एक बार कार्यकर्ता को मौका दिया और फिर कार्यकर्ता से छीन लिया। तो कार्यकर्ता ने भी ठान लिया और वहां की जनता ने भी ठान लिया कि आपको भी तब नहीं जीतने हाँ, तो तय कर लिया ना। वहां पर तो देंगे। आरजेडी को किनारे कर दिया। जी, आरजेडी, जी, अंबिका यादव को अगर आपने चुनाव जिताया, जगता हम्म, बाबू उस समय कहे कि नहीं, मैं परिवारवाद का पोषक नहीं हूं, उन्होंने हम्म, समर्थन किया था और बेटे को चुनाव हराया था। और फिर जी, उसी बेटे पर दांव लगा दी। हम्म, रामगढ़ से कोई और व्यक्ति भी तो लड़ सकता था, भाई आप ही का बेटा। और बगावत के सुर तो राजद से निकलने लगे इसको लेकर के। बिल्कुल। हम्म, हारने के बाद हार की समीक्षा पर सुर नहीं निकले, इस पर हम्म, बगावत के सुर निकलने लगे कि वो तीसरे नंबर पर क्यों गए, वो चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर जाते तो शायद हम्म, जनता का क्लियर मैसेज इनको मिलता। वो इनके ही पार्टी से स्वर निकलने लगे। तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है, हम्म, वंशवाद एक बड़ा मुद्दा है। और इस सवाल को लेकर के जो राजनेता बोलते हैं, ये खुद घिरे हुए, वो चाहे जी, चिराग पासवान जी हों, हम्म, आनंद मोहन जी सवाल जरूर चिराग पासवान पर उठा रहे हैं, लेकिन हम्म, आनंद मोहन भी परिवार में जब पत्नी बिल्कुल, को इन्होंने बिल्कुल, टिकट लवली दिया आनंद, 2 बार, जीतन आनंद और आगे भी ले जाना चाहते हैं। जी, आगे भी ले जाना चाहते हैं। बेटा आरजेडी जी, में था, पत्नी को जेडीयू से इन्होंने टिकट दिला दिया। तो ऐसा हम्म, कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग है। तो जी, जनता तय करेगी।
ठीक है, आपसी लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप के लिए आप लड़िए, लेकिन इस लड़ाई में कहीं कोई और न बाजी मार ले, इसकी भी गुंजाइश अब बिहार में बन रही है। और ये गुंजाइश की शुरुआत हो गई रुपौली से। जो जी, शंकर बिल्कुल। सिंह का जो चुनाव है, बड़ा बड़ा हमको एक, हाँ, एक जिसको कहते हैं कि केस स्टडी है, जी, शंकर बिल्कुल, सिंह का बिल्कुल। चुनाव केस स्टडी है कि भाई वहां वोट ईबीसी का, दोनों उम्मीदवार ईबीसी के, इंडिया गठबंधन जी, के उम्मीदवार भी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, और 5 जी। से हारने वाले शंकर सिंह को लोगों ने वोट कर दिया। हुँ, तीसरे नंबर पर और 37,000 से अधिक वोट, आनंद मोहन चाहे जितना जोर से बोल लें, जी, 37,000 वोट केवल पासवान जाति का वोट नहीं है इमामगंज में। इस बिल्कुल, बात को भी बिल्कुल, समझना बिल्कुल। होगा कि जी, अगर चिराग पासवान वहां चले भी जाते तो कोई पासवान जाति का उम्मीदवार इतना वोट ले आता क्या? मुझे तो नहीं हुँ, लगता है कि इतना वोट ले आता। वो जनसुराज का वोट था, जो एक छटपटाहट थी। और जो मुझे जानकारी मिली है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने, जी, यादव समाज के लोगों ने भी जनसुराज हुँ, के उम्मीदवार को वोट किया, जिसमें उनकी अपनी पूंजी ये थी कि सामाजिक तौर पर जितेंद्र पासवान उस इलाके में सक्रिय थे, लोगों के सुख दुख में वो खड़े रहते थे, लोगों का हुँ, हुँ। कोरोना काल में उन्होंने मुफ्त इलाज किया था, इसका भी वोट उनको मिला है। इस वोट को केवल एक जाति के वोट के साथ आप मत जोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, चलिए, तो लेकिन हाँ, लड़ाई तो शुरू हो गई। देखिए मतलब एनडीए में लड़ाई शुरू हो गई और आनंद मोहन ने तीखा हमला बोला है और चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि आनंद मोहन का हम नोटिस ही नहीं लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है यह भी बताएंगे। हम जारी रखेंगे चर्चा को, आगे भी आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। और अब तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।